जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले जो पार्ट 1 बनाया था उसके अंदर ब्लड की बेसिक जानकारी और जिसमें हमने प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसी ब्लड का आज हम भाग 2 बना रहे हैं। इसके अंदर हम क्या समझेंगे कि हमारे शरीर पर जब कोई चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में जो थक्का जमता है वो कैसे हमारे शरीर पर जमता है, उस थक्का जमने की प्रक्रिया, उस थक्का जमने की प्रक्रिया कैसे होती है, आज हम उसको पूरा जानेंगे भी। ठीक है, तो देखिए रक्त का थक्का, यानी इस थक्के को क्या कहते हैं, हम खुरुंट कह सकते हैं। क्या कहते हैं विदेशी भाषा में? खुरुंट। जैसे हमारे चोट लगती है तो चोट लगने से, जैसे चोट लगी है ना, चोट लगती ही क्या हुआ है भाई, शरीर से ब्लड निकलेगा, लेकिन ये क्या है 2 से 4 मिनट के बीच में ये जम जाता है। जमने को, वो रक्त जमता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का। तो देखते हैं भी किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है। हमने ये भी पढ़ा था कि रक्त का थक्का जमने में प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। तो देखते हैं भी वो कैसे हमारी मदद करते हैं। तो देखो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। इस रक्त के थक्का जमने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, तो कास्टिंग कहा जाता है। कास्टिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, ये 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या है भी, जहां चोट लगती है वहां थक्का जम जाता है। तो थक्का जमने की जो प्रक्रिया है इसे हम 4 भागों में समझेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में समझेंगे। समझो कैसे। पहला भाग देखते हैं हम इसका क्या है। जैसे हमारे शरीर पर चोट लगेगी उस समय क्या है, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट होता है, कौन भी, थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स को ही कहा जाता है। किसको भी? प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु कहा जाता है, वो प्रभावित होगा। जैसे चोट लगी तो थ्रोम्बोसाइट, यानी रक्त बाहर आएगा, उसमें थ्रोम्बोसाइट उपस्थित होगा। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोसाइट क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में बदल जाएगा। स्टेप 1 खत्म। पहले सीधा समझो भी, चोट लगी, रक्त बाहर आया, वायु के संपर्क में आया और थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन का रूप ले लिया। अब दूसरा स्टेप समझते हैं। अब देखो ये थ्रोम्बोप्लास्टिक को यहां ले आओ। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा और रक्त में जो पहले से उपस्थित रहता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। देखो भी रक्त का थक्का ऐसे जमता है। ये दूसरा पार्ट खत्म। बात समझे? पहला पार्ट समझे, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा, जो रक्त के अंदर पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये रक्त का थक्का नहीं जमा सकता। अब ये क्या करेगा, तीसरे स्टेप में आ जाओ भी। अब ये थ्रोम्बिन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया करेगा और किसमें बदल देगा फाइब्रिनोजेन को, तो फाइब्रिन में बदल देगा। किसमें बदल देगा भी, फाइब्रिन। और फाइब्रिन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जालीनुमा होती है। कैसी होती है भी, जालीनुमा। कुछ समझे क्या सर? नहीं समझे? ये नहीं समझोगे, ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको इससे पहले हमने एक पहला पार्ट बनाया ब्लड, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में जब ये पार्ट देखोगे तो समझ आएगा। तो रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है वो देखो भी। तो आपने देख लिया होगा, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन किसको एक्टिव कर देगा, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देगा, और फाइब्रिनोजेन को किसमें बदल देगा, तो फाइब्रिन में बदल देगा। यानी अब एक जाली बनकर क्या हो गई है, तैयार हो गई है। क्या हो गई है, और तैयार हो गई है। अब ये जाली क्या करेगी, जहां पे चोट लगी है, जहां पे चोट लगी है उस स्थान पे जाके, जहां पे चोट लगी है उस स्थान पे जाके ये जाली लग जाएगी। इस प्रकार से फाइब्रिन इस प्रकार से जाके लग जाएगा। तो अब आप कहोगे सर ये तो जाली बनकर तैयार हुई है, इसका मतलब इसमें से रक्त भी तो बाहर जाएगा। इसमें से क्या है भी, रक्त भी तो बाहर जा सकता है। बिल्कुल रक्त बाहर जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रक्त के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा प्लाज्मा की होती है, और प्लाज्मा के अंदर कौन तैरता रहता है, तो ध्यान रखना, रुधिर कणिकाएं। कौन भी, तो रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। और ये रुधिर कणिकाएं किसमें जाकर फंस जाती है, तो इस जाली के अंदर जाकर फंस जाती है,
जिसके कारण ब्लड यानी प्लाज्मा रुक जाता है। और इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी रुधिर कणिकाएं मदद करती है? तो प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है, ये फाइब्रिन जहां चोट लगती है वहां पे जाके फंस जाएगा और इसके अंदर ये रुधिर कणिकाएं आकर फंस जाती है और क्या बन जाता है? अभी रक्त का थक्का जम जाता है। इसी को कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। ये पूरी प्रोसेसिंग होने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। ये है भी आपके सामने रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सबसे बड़ी मदद करता है। ये तो बच्चों का पार्ट है, क्लास चौथी में सिखा दिया जाता है कि चोट लगती है तो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन है हमारी मदद करता है, तो विटामिन के करता है। ठीक है, ये तो था कंसेप्ट। क्या था भी? कंसेप्ट। अब अपने ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका पूरे का एक समरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, पूरा देखो कैसे। अगर आपसे पूछे कि रक्त का, किसका भी, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कणिकाएं हमारी मदद करती है, तो याद रखना थ्रोम्बोसाइट जो कणिकाएं है वो रक्त का थक्का जमाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। बात समझ में आई? क्योंकि रुधिर कणिकाएं तो बहुत प्रकार की है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों में से कौन सी मदद करती है? तो याद रखना थ्रोम्बोसाइट। कुछ कुछ उनका भी योगदान रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का, लेकिन सबसे ज्यादा किसका रहता है? थ्रोम्बोसाइट का रहता है। ठीक है, फिर बात करें धातु या तत्व, है ना, धातु या तत्व, तो कौन सा है भी? कैल्शियम। धातु या तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम हमारी मदद करता है थक्का जमाने में। ठीक है, फिर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन हमारी मदद करता है? थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो 2 प्रोटीन है भी, एक क्या? प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजेन। कौन है भी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों प्रोटीन जो हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, ये दोनों प्रोटीन कहां उपस्थित रहते हैं? तो ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन है वो किसमें उपस्थित रहते हैं? प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। ये बात ध्यान रखना भी। जब इनको बाहर निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा हल्का कैसा हो जाता है भी? तो प्लाज्मा हल्का पीला हो जाता है, जिससे डॉक्टर बीमारियों की जांच करते हैं। वो पिछले पार्ट में समझा दिया था। अब पूछ लिया जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में हमारा कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। सर विटामिन के तो बहुत लास्ट में आया है। अरे हाँ, देखो भी, ये विटामिन के ठेकेदार होता है। विटामिन के क्या होता है? ठेकेदार। इन सब प्रक्रिया को करवाने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? तो विटामिन के करता है। कई बार क्या होता है, हमारा रक्त है ना नसों के अंदर फंस जाता है। क्या होता है? जम जाता है, जिसके कारण नसें फट जाती है। जब नसें फट जाती है तो इस घटना को कहा जाता है हेमरेज का आकार। हेमरेज क्या कहा जाता है? हेमरेज। सिंपल सरल भाषा में समझो, नसों का फट जाना क्या कहलाता है? हेमरेज। और इस हेमरेज का कारण कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। क्योंकि ये विटामिन के है ना, यहां तो फंसेगा नहीं, क्योंकि यहां हमारा रक्त 120 की रफ्तार में जा रहा है। हमारे सबसे ज्यादा जो शरीर की छोटी छोटी नसें हमारे खोपड़े में पाई जाती है, तो ये विटामिन के जाके उस खोपड़े की नसों में क्या करता है? फंस जाता है, जिसके कारण यहाँ दिमाग के अंदर नसें फट जाती, दिमाग की नसें फट जाती है, जिसे कहते हैं भी क्या हो गया? इसे हेमरेज, यानी दिमाग की नसें फट गई। तो इसका कारण कौन सा है? विटामिन के। बात समझ आई? अब ध्यान रखना, इन चारों का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। अब आपको विसर्ज, इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। तो जो हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर जो रक्त चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वहां पे अगर इन चारों ने रे कर ली तो इसका मतलब ये हमारे बॉडी में भी तो रक्त जमा सकता है। बिल्कुल जमा सकता है। भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया जब हमारा शरीर बना रहा था। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया था भगवान, है ना, कौन से कॉलेज से उन्होंने डिग्री की थी। हमारे शरीर का एक एक अंग बहुत शानदार तरीके से बनाया। तो भगवान ने क्या किया? हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन छोड़ दिया, जिस प्रोटीन का क्या नाम है भी? उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। और इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीक्लोटिन भी कहा जाता है। और इसी एंटीक्लोटिन का क्या है भी नाम? तो हेपेरिन कहा जाता है। ये हेपेरिन क्या करता है? हमारे ब्लड में रहता है और इन चारों पर नजर बनाए रखता है। जैसे ये चारों इकट्ठे होते हैं, चल बिन बात, यानी चारों पर नजर रखता है, चारों को जमने नहीं देता है। चारों को जमने नहीं देता है। कौन नहीं जमने देता है? तो ये हेपेरिन। देखा हमारे भगवान का कमाल कितना अच्छा है। ये कहेंगे कि हम रक्त को जमाएंगे, लेकिन ये तरह जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रक्त को जमने नहीं देंगे। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बेचारा जब वायु के संपर्क में आता है ना,
किसके संपर्क में? जब ये वायु के संपर्क में आता है तो बेचारा मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अब तकड़ी समस्या होगी। अब क्या किया जाए? तो भगवान ने देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया है। जैसे ही हमारे शरीर पर चोट लगती है, क्या लगती है? चोट लगती है। तो चोट लगती, बाहर क्या उपस्थित रहती है? वायु उपस्थित रहती है। वो वायु किस पर लगती है? रक्त पर लगती है। और जैसे ही बाहर से वायु रक्त पर लगती है तो कौन मर जाता है? हेपेरिन मर जाता है। जैसे ही हेपेरिन मरता है, विटामिन के एक्टिव होता है। विटामिन के सबको कहता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम, आओ फटाफट बीमारू इसी के ऊपर ही क्या करते हैं? अपने जमा देते हैं। तो अब देखो चोट लगी तो हेपेरिन का काम है। देखो हमारे अंदर दो चीजों की, मतलब हम अपने को दो चीजों की जरूरत रहती है। एक तो जब हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता रहेगा तो जमना नहीं चाहिए, और चोट लगी तो तुरंत जमना चाहिए। तो चोट लगी तो कौन मर गया? हेपेरिन मर गया। अब बचे कौन? भी ये चारों क्या करेंगे? इस हेपेरिन को कहेंगे अच्छा तो हमारे को जमने नहीं दे रहा था, है खड़ जा, घना दिन होया। अब ये क्या करते हैं? इसको बोलते हैं हेपेरिन, मरे हुए को बोलते हैं। अब देख तेरी लाश पे हम क्या जमाते हैं? खून जमाते हैं। तो ये वह क्या है? अपने उसी की लाश पे क्या जमा देते हैं? खून, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का। देखा कितना कमाल है हमारे भगवान का। बात समझे क्या? बिल्कुल सर समझ गए। अब बात सुनना, ये हेपेरिन क्या? एक बात और ध्यान रखना, कई बार अपने डॉक्टर टीका लगाते हैं ना, टीका आपको मैं बता दूं, ये डॉक्टर जब डॉक्टर आपके टीका लगाता है, ये देखो भी इस प्रकार से आपका जब डॉक्टर टीका लगाता है तो डॉक्टर क्या करता है? इस प्रकार से सिरिंज निकालता है और इसमें क्या करता है? पूरा का पूरा क्या भरता है? इस हिसाब से पानी दवाई वगैरह भरता है। जैसे ये ना इस प्रकार से दवाई भरता है, याद रखना इस प्रकार से क्या भर लेता है? दवाई। अब इसके अंदर ये क्या आ गई है? अभी दवाई। लेकिन जब दवाई भर लेता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको थोड़ा सा इस हिसाब से मारता है और उसमें से क्या करता है? इस हिसाब से थोड़ी दवाई बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकता है। वो क्यों दवाई बाहर फेंकता है? ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की वायु ना रहे। क्या ना रहे? वायु। अब इसके अंदर अगर वायु रही ना तो हमारे डॉक्टर क्या लगा देगा? इंजेक्शन लगा देगा। और इंजेक्शन लगाएगा, अगर ऑक्सीजन रही, इसमें थोड़ी वायु रही तो इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन लगाते ही अंदर का क्या मर गया? हेपेरिन मर गया। और हेपेरिन मरते ही ये चारों एक्टिव, और फटाफटाओ हेपेरिन मरा, वही का वही क्या कर देते हैं? रक्त को जमा देते हैं। क्या कर देते हैं? रक्त को जमा देते हैं। इसके बाद में बेचारा अपने क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मार दिया रे, हाथ ही ऊंचे को दिया। कोरोना के अंदर रहते हैं ना ऐसे, हाथ ही ऊंचे को दिया। फिर डॉक्टर बेचारा आपको कैसे कहे? फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको बताता है कि एक काम करो, आप गर्म कपड़ा लो और इस पर इस प्रकार से आराम आराम से लगाओ। वो थोड़ी ना कहेगा यार गलती तो मेरी थी। बात समझ आई? तो याद रखना, जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाए उसको बोलना इसमें से थोड़ा सा क्या निकालने? भी ये वायु बाहर निकालने, ताकि हेपेरिन मरे ना। अगर हेपेरिन मर गया तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाता है? भी जमा देता है। बात समझ आई? लेकिन यहाँ तो ब्लड जम नहीं सकता, इसलिए यहाँ मोटी नसें होती है, लेकिन दर्द बहुत करता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन जो ब्लड अपने रक्त के अंदर कोई पानी वगैरह की बोतल चढ़ाता है ना, उस समय थोड़ा पानी रहते हुए भी वो क्या करता है? बोतल को उतार देता है, क्योंकि उसको पता है अगर इसमें वायु घुसी तो क्या हो जाएगा? इसका पूरा का पूरा ब्लड जम जाएगा और इससे क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। बात समझे क्या? बिल्कुल सर समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, हेपेरिन, ये जो एक ब्लड के अंदर बीमारी होती है, इससे हेपेरिन नाम एक से बीमारी हो जाती है जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर ये हेपेरिन इतना एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि चोट लगने के बाद भी ये जमता नहीं है। और हमारे चोट लगने के बाद अगर रक्त नहीं जमा तो रक्त निकलता रहेगा, जिससे हमारी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। और ये हीमोफीलिया जो बीमारी है, ये सबसे पहले किसमें हुई थी? तो याद रखना भी, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसके अंदर ये बीमारी देखी गई। ये वंशानुगत बीमारी रहती है भी, ठीक है। और देखना, ये देखो विटामिन के, इन सब प्रक्रिया के अंदर विटामिन के का सबसे बड़ा योगदान। ये देखो जालीनुमा संरचना बन चुकी है और इस पूरे को बांध के रखता है। इसको सबको आज्ञा कौन देता है? तो विटामिन के ही इनको क्या देता है? आज्ञा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बताते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन, ये तीनों ही हमारे ब्लड के अंदर हमारे थक्का जमने में मदद करते हैं। ये हेपेरिन हमारा नसों के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है उसको नहीं जमने देता है,
और जब हमारे चोट लग जाती है तो उस समय प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेलवे वर्ग जैसा एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों का जो निर्माण होता है वो लीवर के अंदर होता है। बात समझ आई? तो उम्मीद करते हैं कि आप रक्त का थक्का कैसे जमता है ये समझ पाए हो। इससे जो अगला पार्ट रहेगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, वो डॉक्टर किस हिसाब से निकालते हैं वो आप 5 मिनट में ही समझ जाओगे भी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ लगा हो। जय हिंद, जय भारत।